नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा संविधान का टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन केंद्र राज्य संबंध है जो संघात्मक व्यवस्था से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है। केंद्र और राज्य संबंधों का तात्पर्य क्या है? क्योंकि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों का भी स्वतंत्र अस्तित्व है। तो केंद्र के साथ साथ राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व होने के कारण दोनों में बेहतर रिलेशन होना आवश्यक है, बेहतर संबंध होना आवश्यक है। अगर दोनों में तालमेल और बेहतर संबंध नहीं होंगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसको एक्चुअली हम सहकारी संघवाद के नाम से भी जानते हैं। सहकारी संघवाद से तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग करें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे के निर्णयों के बारे में समन्वय करें। यानी एक सब के लिए और सब एक के लिए। सहकारी संघवाद से मतलब हो गया एक सब के लिए और सब एक के लिए। तो इसके लिए केंद्र राज्य संबंधों का पढ़ना आवश्यक है। कल भी हमने बात की कि केंद्र और राज्य संबंध तीन प्रकार के हैं: विधायी संबंध, प्रशासकीय संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध केंद्र कहां पर कानून बनाता है और राज्य कहां पर कानून बनाता है। प्रशासकीय संबंध केंद्र कैसे प्रशासन करता है, कहां किस जगह प्रशासन करता है और राज्य किस जगह प्रशासन करते हैं। वित्तीय संबंध केंद्र के पास पैसा कहां से आता है और राज्य के पास पैसा कहां से आता है। इस प्रकार से संबंध तीन प्रकार के हैं: विधायी, कार्यपालिका, विधायी, प्रशासकीय और वित्तीय। विधायी और प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 में है। विधायी और प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 में है और वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 में है। सबसे पहले इसमें विधायी संबंध आते हैं। विधायी संबंध भारतीय संविधान के भाग 11 में उल्लेखित है और अनुच्छेद 245 से 55 तक इनका विस्तार दिया हुआ है। 245 से 55 तक इनका विस्तार दिया हुआ है। 245 में राज्यों को क्षेत्र दिया गया है। क्षेत्र के बारे में, राज्यों के क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि राज्यों का क्षेत्र कौन सा होगा। 246 में राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा की बात की गई है, यानी उनमें विषय वस्तु की बात की गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 247 में संघीय न्यायालय की बात की गई है। संघीय न्यायालय की बात की गई है। संघीय न्यायालय से तात्पर्य हो गया कि भाई केंद्र और राज्य के बीच में और राज्य और राज्यों के बीच में जो विवाद हो उसको संघीय न्यायालय में निपटारा किया जाएगा। 248 में अवशिष्ट विषयों की बात की गई है। अवशिष्ट विषय से तात्पर्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कोई विषय आने से रह गया है, वो विषय अवशिष्ट विषयों में आएगा और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और अगली बात 249 में की गई है, राज्य सूची पर हालांकि कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, लेकिन 249 में यह दिया हुआ है कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र को कानून बनाना अगर आवश्यक हो तो केंद्र राज्यसभा के प्रस्ताव से राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। 250 में आपातकाल के दौरान समस्त कानून केंद्र ही बनाएगा। और 251 की 49 और 50 के बीच में अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो, 249 और 50 के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद हो कानून को लेकर के, तो उसमें केंद्र की बात को ही फरफर किया जाएगा, यानी केंद्र की बात को ही मान्यता दी जाएगी।
252 में दिया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो तो राज्य केंद्र को कानून बनाने के लिए कह सकते हैं, केंद्र को कानून बनाने के लिए कह सकते हैं। 253 में दिया गया है, 253 में दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में अगर कोई राज्य का विषय आड़े आता है तो उस पर कानून केंद्र बनाएगा। और 254 में है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, अगर उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का विवाद है तो भी केंद्र कानून बनाएगा। और 55 में लास्ट में दिया है कि साहब 55 में यह कहा गया है कि दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी हो तो अंततः केंद्र की बात ही मानी जाएगी। इस प्रकार से केंद्र राज्य विधायी संबंधों का प्रावधान 245 से लेकर के 255 तक है। अब इनमें 245 से लेकर के 247 तक का जो अनुच्छेद है वो तो संघात्मक व्यवस्था का समर्थन करता है, और 248 से लेकर के 255 तक का जो अनुच्छेद है वो एकात्मक व्यवस्था का समर्थन करता है। यानी ये कह सकते हैं कि राज्यों को पहले तो दिया गया और फिर केंद्र के द्वारा वापस ले लिया गया। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे विधायी संबंधों की व्याख्या की गई है। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है प्रशासकीय संबंध। प्रशासकीय संबंध भी भारतीय संविधान के भाग 11 में है। भारतीय संविधान के भाग 11 में प्रशासकीय संबंध दिए हुए हैं, और प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 तक है। 256 से 263 तक प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख है। 256 से 263। अब प्रशासकीय संबंध से तात्पर्य क्या हो गया कि किस प्रकार से तो केंद्र शासन करेगा और किस प्रकार से राज्य शासन करेगा, जिनका उल्लेख 256 से 263 तक दिया गया है। 256 से 60 तक तो इनके संबंधों के बारे में है, और 261 से 63 तक आपस में कोऑर्डिनेट के बारे में है कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगा। ये बात आपकी बात आई है। तो मैंने वापस बोला, प्रशासकीय संबंधों का उल्लेख 256 से 263 तक दिया गया है। अब अनुच्छेद 256 क्या कहता है? अनुच्छेद 256 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 256 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका कोई भी कार्य करेगी, राज्य का प्रशासन कोई भी कार्य करेगा तो वह संसद के कानूनों को दृष्टिगत रखेगा। संसद यानी केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों को दृष्टिगत रखकर ही अपना प्रशासन करेगा। केंद्र सरकार तब बस के अनुसार ही वो राज्य अपना शासन करेगा। यानी केंद्र यानी संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, उसी की सीमा में रहते हुए ही राज्य अपना प्रशासन करेगा। यह अनुच्छेद 256 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 256। अब मैं बोलना चाह रहा हूं, जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंतर्गत आप देखते हैं तो पहले मापदंड केंद्र सरकार तय करती है कि भाई कैसे लॉकडाउन खुलेगा, कैसे इसके मापदंड होंगे। तो आप अब इन दिनों देख रहे हैं तो केंद्र सरकार का जो निर्णय आता है उसके 2 दिन बाद में राज्य सरकार अपने नियम बना रही है। तो केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार राज्य सरकार अपने नियम बनाती है। यानी केंद्र सरकार के बताए गए मार्ग के माध्यम से ही राज्य अपना काम करता है। ये अनुच्छेद 256 में दिया गया है। अब 257 की बात आती है। 257 में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ मामलों में नियंत्रित करती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ मामलों में नियंत्रित करती है, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है कि राज्य में हमारी जो संपत्तियां हैं, राज्य में जो हमारी संपत्तियां हैं, वो संपत्तियों की राज्य सुरक्षा करेगा। जैसे उदाहरण, रेलवे है, वो राज्य केंद्र सरकार की संपत्ति है, राज्य में स्थित है।
एयरपोर्ट है, केंद्र सरकार की संपत्ति है, राज्य में स्थित है। सार्वजनिक उपक्रम है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, तो बड़े बड़े सार्वजनिक उपक्रम हैं, वो केंद्र सरकार की संपत्ति है, राज्य में स्थित है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सारी की सारी राज्य की होती है। केंद्र सरकार के उपक्रम जो राज्य में स्थित हैं, केंद्र सरकार के उपक्रम जो राज्य में स्थित हैं, उन राज्य में स्थित उपक्रमों का सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की होगी। इसके साथ ही राज्यों में किसी भी प्रकार की कानून और व्यवस्था बिगड़ती है, तो कानून और व्यवस्था बिगड़ती है तो केंद्र सरकार अर्धसैनिक बल के माध्यम से उन कानून और व्यवस्था को निपटारा कर सकता है। जैसे कानून व्यवस्था बिगड़ती है, जैसे मैंने बोला, राज्य में तो पुलिस होती है, लेकिन पुलिस से अगर कोई काम समुचित ढंग से नहीं हो पाता तो केंद्र सरकार अपने अर्धसैनिक बलों को भेजती है, जैसे सीआरपीएफ के माध्यम से, बीएसएफ के माध्यम से, सीआईएसएफ के माध्यम से उन समस्याओं का निपटारा करती है। तो ये अनुच्छेद 257 में दिया गया है। 257 का तात्पर्य हो गया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ निर्देश देती है, नियंत्रित करती है। एक ये कहती है कि राज्य में हमारी जो संपत्ति है उनकी रक्षा जो करेगा वो कौन करेगा? केंद्र करेगा। साथ में राज्य की कानून व्यवस्था भी जिम्मेदारी अंततः किसकी है? केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इसके लिए अर्धसैनिक बलों आदि को भी भेज सकेगा। ये बात 257 में दे रखी है। अब 258 में एक बात है, वो ये है कि केंद्र सरकार कुछ कार्य प्रशासन के राज्य सरकारों से करवा सकती है और राज्य सरकार कुछ कार्य अपने केंद्र सरकार से करवा सकती है। मतलब केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक काम राज्यों को सौंप सकती है और राज्य सरकारें अपने कुछ काम केंद्र सरकारों को सौंप सकती है। यानी राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है और राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने काम सौंप सकता है। तो इस प्रकार से 258 में परस्पर एक दूसरे के काम करवा सकते हैं। उदाहरण के रूप में बोलूंगा, जैसे इलेक्शन, निर्वाचन होता है, तो इलेक्शन के समय ये इलेक्शन करवाने का काम केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश देता है कि हमें इतने कर्मचारी चाहिए और ये इलेक्शन का काम आपको करवाना है और इसकी जो पैसा लगेगा, जो भी कुछ होगा, वो सब हम देंगे। तो सारे के सारे कर्मचारी उस समय इलेक्शन के दौरान केंद्र सरकार के अंडर में रहते हैं। तो केंद्र सरकार अपने काम किससे करवा सकती है? राज्य सरकारों से। जैसे अभी जनगणना का काम चल रहा है, तो जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, संघसूची का विषय है। तो संघसूची के विषय पर कानून अभी केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है कि हमारे को इस काम में सहयोग करें। तो उस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को काम दे सकते हैं। तो मैंने बताया 256 में प्रशासन, राज्य का प्रशासन कोई भी काम करेगा तो वो संसदीय सीमाओं के अंतर्गत ही करेगा। 257 में मैंने बताया कि राज्य में जो भी केंद्र सरकार आदि की संपत्तियां हैं, वो संपत्तियों की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का ही है। और अगली इसी में बताई कि राज्यों की सुरक्षा का भी अंततः दायित्व किसका है? केंद्र सरकार का ही है। अतः केंद्र सरकार सुरक्षा बलों के माध्यम से व्यवस्था कर सकती है। और 258 में बताया राज्य और केंद्र परस्पर एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। राज्य और केंद्र परस्पर एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे से काम करवा सकते हैं। अब 259 है, वो 259 वो निश्चित कर दिया गया है। निश्चित मतलब समाप्त कर दिया गया है। 259 समाप्त कर दिया गया, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। और 260 में दिया गया है कि केंद्र सरकार, 260 में क्या दिया कि केंद्र सरकार जो राज्य के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी प्रशासनिक कार्य केंद्र सरकार ही करेगी। बनिस्पत वो व्यक्ति राज्य का ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक कार्य केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। उदाहरण बोल रहा हूं, अभी हमारे विभिन्न राज्यों के लोग विदेश में फंसे हुए हैं,
विदेशों में फंसे हुए हैं, और विदेशों में फंसे हुए हैं तो उनको लाने की जिम्मेदारी, वो हैं राज्यों के, लेकिन उनको लाने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की है और केंद्र सरकार अपने प्रयास कर रहा है। तो मैंने बोला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक का दायित्व जो है वो केंद्र सरकार का है। जैसे आपने रोजाना सुना है कि भाई केंद्र सरकार अभी कह रही है कि हम जो हमारे विदेश में फंसे हुए जो लोग हैं उनको भारत में लाने का प्रयास करेंगे। अब वो लोग विभिन्न राज्यों के हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी केंद्र के पास ही है। इस प्रकार से 260 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं या मामले हैं उनमें प्रशासनिक कार्य केंद्र ही करेगा। यह बात 260 तक आती है। तो 256 में संसदीय सीमाओं के अंतर्गत राज्य काम करेंगे। 257 में राज्य केंद्रीय संपत्ति आदि की सुरक्षा करेंगे। 258 में केंद्र और राज्य परस्पर अपने प्रशासनिक कार्य करवा सकेंगे। और 259 क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 260 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशासन का कार्य केंद्र सरकार का ही होगा। ये 260 तक दिया हुआ है। अब 261 से 63 तक इनके बीच में समन्वय का काम दिया गया है। कौन सा समन्वय? समन्वय का काम ऐसे दिया गया है कि समन्वय कि केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम किया गया। कोऑर्डिनेशन कैसे, वो देखिएगा। 261 में कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक हमारी संपत्ति हो, कोई भी सार्वजनिक अभिलेख हो, कोई भी निर्णय हो, न्यायिक निर्णय हो, वो पूरे किसी पर्टिकुलर राज्य का नहीं माना जाएगा, वो संपूर्ण देश का माना जाएगा। जैसे मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति हो, सार्वजनिक अभिलेख हो, और आपका तीसरी बात है जो न्यायिक निर्णय हो, वो किसी पर्टिकुलर राज्य का नहीं होगा, वो पूरे देश का होगा। जैसे मुंबई उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, तो मुंबई उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया तो वो निर्णय केवल मुंबई का ही नहीं है, बल्कि वो निर्णय मुंबई के साथ साथ पूरे भारत पर क्या होगा, लागू होगा। राजस्थान कोर्ट में भी कोई फैसला होगा तो मुंबई कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखा जाएगा। ताजमहल आपका आगरा में है, ये मतलब अपनी धरोहर है, तो ये केवल यूपी की धरोहर नहीं है बल्कि हमारे पूरे भारत की धरोहर है। तो ये समन्वय बनाने का प्रयास 261 में किया गया, जिससे क्षेत्रवाद हावी न हो और राष्ट्रीयता बनी रहे। पूरा देश अनेकता में क्या होगा, एकता। अब 262 में नदियों का जो प्रवाह है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है, और नदियों को प्रवाह में एक राज्य दूसरे राज्य को में नदियां जाती हैं तो पानी को लेकर के विवाद होता है। उन पानी के विवाद को निपटाने के लिए यहां पर 262 में जल न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है। 262 में जल न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है कि केंद्र और राज्यों मतलब राज्यों के बीच आपस में जल को लेकर के किसी प्रकार का विवाद है तो वो जल न्यायाधिकरण में निपटाया जाएगा। तो जल न्यायाधिकरण में निपटाने का जो अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया वो 262 में दिया गया है। 262। अब आता है 263। तो 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है। कौन? अंतर्राज्यीय परिषद। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब है केंद्र और राज्य के बीच में, राज्य और राज्यों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर शंका है, विवाद है, तो एक अंतर्राज्यीय परिषद होगी जिसका गठन सरकार या आयोग की सिफारिश पर 1990 में वीपी सिंह के समय किया गया। और उस अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली अंतर्राज्यीय परिषद में जो सदस्य होते हैं
वो सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी बात को केंद्र के प्रधानमंत्री के पास रखते हैं, तो जिससे उन विवादों का निपटारा करने का काम, उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने का काम अंतर्राज्य परिषद करती है। तो केंद्र और राज्य के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद आता है तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद होती है। अंतर्राज्य परिषद का गठन केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर गठित सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था और इसका गठन 1990 में वीपी सिंह जी के द्वारा किया गया और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो प्रत्येक 6 माह से मीटिंग करते हैं। उसमें अपनी समस्याओं को राज्य अपने प्रधानमंत्री के पास रखते हैं और प्रधानमंत्री उन समस्याओं का निपटारा करने में सहयोग करता है। इस प्रकार से अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान है। तो मैंने बोला केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक समन्वय के लिए आपका 3 अनुच्छेद हैं, 261, 262 और 263। 261 में मैंने बताया कि भाई जो भी न्यायिक निर्णय है, अभिलेख हैं, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, वो सारी किसी पर्टिकुलर राज्य की नहीं है, वो पूरे देश की है। आपस में नदी जल को लेकर के किसी प्रकार का राज्यों में विवाद है तो उस विवादों का निपटारा भी जल न्यायाधिकरण में होगा। आपस में केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद है, राज्यों और राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद है, तो वो अंतर्राज्य परिषद में निपटाया जाएगा। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार से 256 से लेकर के 263 तक केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया। 256 से लेकर के 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया। लेकिन केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में कुछ बातों को लेकर के विवाद है, कुछ बातों को लेकर संघर्ष बना रहता है। इसमें 2-3 बातें हैं, 5-4 बातें हैं जो देखे बात करेंगे। पहला है राज्यपाल का पद, उसको लेकर विवाद है। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं, उनको लेकर विवाद है। तीसरा है अर्धसैनिक बल, इनको लेकर विवाद है। चौथा है आपातकाल, इसको लेकर विवाद है। तो इन 3-4 मुद्दों को लेकर के केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों में कड़वाहट है। कड़वाहट का मतलब देखिए, पहला पद बताया राज्यपाल। कौन सा? राज्यपाल। आपको बताया राज्यपाल का पद केंद्र राज्य संबंधों में कैसे विवादास्पद है, वो देखिए। तो पहला नंबर है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और राज्यपाल को केंद्र में कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड डायरेक्शन के लिए बिठाती है कि किसी भी प्रकार से राज्य में किसी मनमानी की जा रही हो या कोई भी गलत कार्य किया जा रहा हो, संवैधानिक मामलों का उल्लंघन किया जा रहा हो, तो वो समय समय पर केंद्र को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। क्योंकि मैंने बताया कि भारत में अखंडता पर बल दिया गया है कि राज्यों में किसी भी प्रकार की गलत एक्टिविटीज न हो, इसके लिए केंद्र ने अपना प्रतिनिधि राज्यपाल को राज्य में बिठाया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वो सही बातें केंद्र को प्रस्तुत करेगा। लेकिन सामान्यतः स्वतंत्रता के बाद देखने में आया है कि राज्यपाल अपने संवैधानिक प्रमुख की भूमिका न निभा करके और केंद्र के एजेंट की भूमिका निभाता है। केंद्र के एजेंट की भूमिका निभाता है। अतः केंद्र और राज्य में राज्यपाल को लेकर कड़वाहट पैदा होती है। जैसा अभी आपका मॉब लिंचिंग का कानून, राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग का कानून बनाया। अब मॉब लिंचिंग के कानून को राज्य सरकार ने बनाया और राज्य सरकार ने अपना प्रस्ताव पास करके राज्यपाल को भेज दिया। अब राज्यपाल ने उस मामले को अटका करके और राष्ट्रपति के सम्मुख पेश कर दिया। इस प्रकार से कई मामले ऐसे हैं जिनको राज्यपाल अटका सकता है। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी
को महाराष्ट्र मुख्य गवर्नमेंट ने प्रस्ताव दिया कि विधान परिषद के सदस्यों में 12 सदस्य राज्यपाल, जो कुछ सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है, विधान परिषद में राज्यपाल मनोनीत करता है, तो उस राज्यपाल में शिक्षा, साहित्य, संस्कृति में मनोनीत करता है। तो उद्धव ठाकरे का प्रस्ताव भी वहां की कैबिनेट ने पास करके दिया, वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का प्रस्ताव पास करके दिया, लेकिन राज्यपाल ने उस मामले को अटका दिया। बाद में प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से ही वो मामला संभव हुआ है। इस प्रकार से समय समय पर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख की भूमिका न निभा करके केंद्र के एजेंट की भूमिका निभाता है, और केंद्र के एजेंट की भूमिका निभाता है तब जाकर के केंद्र और राज्य के बीच में राज्यपाल पद को लेकर के तनाव उत्पन्न होते हैं। इसके लिए सरकारी आयोग आदि ने कहा है कि राज्यपाल कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः राज्यपाल राजनीतिक व्यक्ति ही नियुक्त किया जा रहा है। मतलब पहले दिन उसको इस्तीफा दिला करके दूसरे दिन उसको अराजनीतिक बनाया जा रहा है, तो संबंधित दल का फेवर करता है। इस प्रकार से राज्यपाल का पद केंद्र और राज्य के बीच में एक विवादास्पद पद है, जो हमारे प्रशासनिक संबंधों के बीच में बाधा बना हुआ है। नंबर 2, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का तात्पर्य हो गया आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो हैं। आईएएस, आईपीएस इनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। इनका पद मुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। इनके वेतन भत्ते निर्धारित कौन करता है? केंद्र सरकार। फिर उनको लगाया कहां पर जाता है? राज्य सरकार। यानी संचालन कौन करती है? राज्य सरकार। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं में भी एक विवाद आता है कि केंद्र सरकार के पास सारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम अखिल भारतीय सेवाओं का होता है, और ये काम कहाँ पर करते हैं? राज्य सरकारों में। तो राज्यों की सामान्यतः शिकायत रहती है कि अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वो राज्य के हितों के, राज्य के अनुकूल काम न करके केंद्र के अनुकूल काम करते हैं। हालांकि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन इसलिए किया गया कि केंद्र और राज्य में वो तालमेल बनाने का उचित काम करे, लेकिन राज्यों की सामान्यतः इनके प्रति भी शिकायत रहती है कि अखिल भारतीय सेवा जो राज्य सेवाओं को तो प्रोत्साहित करती है और स्वयं को प्रमोट करके, और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। इस प्रकार से दूसरा जो पद है वो है आपका, दूसरा जो विवाद का मुद्दा है वो है अखिल भारतीय सेवाएं। तीसरा जो विवाद का मुख्य मुद्दा है वो है आपातकाल। आपातकाल 3 प्रकार का होता है: राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। इनमें राज्य आपात का समय समय पर स्वतंत्रता के बाद दुरुपयोग होता रहा है। राज्य आपात राज्य के संवैधानिक विफलता और नियमों के अनुसार कार्य न करने पर लगाया जाता है, और ये राज्यपाल की सिफारिश पर होता है, लेकिन इसको राष्ट्रपति स्वयं के विवेक पर भी लगाता है। तो स्वतंत्रता के बाद आपातकाल का समय समय पर दुरुपयोग हुआ है। आपातकाल ने अपनी आपातकाल में भूमिका सही नहीं रही। ये राज्यों की आवाज है कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी करने के लिए आपातकाल लगा करके और राज्यों की शक्तियों का हनन करता है। राज्य की शक्तियों का क्या करता है? हनन करता है। तो आपातकाल, इसके लिए भी सरकारी आयोग ने कहा कि आपातकाल रेयर कंडीशन में ही लगना चाहिए, जब किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं बचा हो तभी आपातकाल लगना चाहिए, अन्यथा आपातकाल नहीं लगना चाहिए। तो आपातकाल भी केंद्र राज्य संबंधों में, जो प्रशासकीय संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा है। और चौथा होता है अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल का मतलब है जो अपने सीआरपीएफ हैं, बीएसएफ हैं वगैरह, ये हैं। अब मैं बोलूँगा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की है। पुलिस राज्य सूची का विषय है और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। अगर राज्य की पुलिस से किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता तो केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकती है। लेकिन राज्यों की सामान्यतः शिकायत रहती है कि राज्य कहते हैं कि
केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों को जबरदस्ती भेज करके हमारी राज्य व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करती है। अतः अर्धसैनिक बल केंद्र सरकार का राज्य की व्यवस्था को बिगाड़ने का एक हथियार है। तो इन मुद्दों को लेकर के केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों में तनाव बना रहता है। नंबर 1 राज्यपाल का पद, नंबर 2 अखिल भारतीय सेवाएं, नंबर 3 आपातकाल, नंबर 4 अर्धसैनिक बल आदि के माध्यम से इनके बीच में तनाव बना रहता है। ये बात मैंने आपको बताई। अब है आगे चल करके हमारा तीसरा जो संबंध आता है वो वित्तीय संबंध आता है। कौन सा? वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध भारतीय संविधान के भाग 12 में दिए गए हैं। वित्तीय संबंध भारतीय संविधान के भाग 12 में दिए गए। अब तक हमने 263 तक अनुच्छेद पढ़ा, 264 से लेकर के 300 तक वित्तीय संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है। 264 से लेकर के एक्चुअली तो 299 तक की है, लेकिन 301 आर्टिकल इस टॉपिक में और है, तो 264 से लेकर के 299 300 तक वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया। अब वित्तीय संबंध जो है कि भाई केंद्र सरकार तो किस प्रकार से, केंद्र सरकार के पास पैसा किस प्रकार से आएगा, राज्य सरकार के पास पैसा किस प्रकार से आएगा और वह उनका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, ये वित्तीय संबंधों के बारे में बताया। तो वित्तीय संबंध सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और प्रशासन की दृष्टि से भी हैं, सभी में ये काम आते हैं। देखिए वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक इसके बारे में प्रावधान है, लेकिन कुछ मुख्य अनुच्छेद ही हैं जो इसके बारे में महत्वपूर्ण है। 264 में साफ साफ कहा गया है कि केंद्र और राज्य के कर, बल्कि केंद्र और राज्य के वित्तीय स्रोतों के बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्य के वित्तीय स्रोतों के बारे में अनुच्छेद 264 में बताया गया है। केंद्र और राज्य के वित्तीय स्रोत से तात्पर्य क्या है? जैसे हम संघ सूची पढ़ते हैं तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को। उसी प्रकार से केंद्र के अपने कर हैं और राज्य के अपने कर हैं। केंद्र के अपने कर हैं और राज्य के अपने कर हैं। तो केंद्र के करों को यूज कौन करेगा? केंद्र सरकार। और राज्य के करों को यूज कौन करेगा? राज्य सरकार। तो केंद्र और राज्य के करों के बारे में जो बताने का प्रयास किया है वो अनुच्छेद 264 में। अब आता है 265। 265 में यह बताया गया बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं। बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, यानी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो जनता के प्रतिनिधित्व के बिना न तो 1 रुपया उनके कोष में आएगा और न 1 रुपया उनके कोष से जाएगा। और इसका आप उदाहरण भी समझ सकते हैं। केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है, राज्य सरकार अपना बजट पेश करती है, तो वो बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संसद और विधानसभा जब उसको पारित करती है, संसद और विधानसभा जब उसको पारित करती है, तब ही वह बजट पास होता है और उसमें रुपया आता है और रुपया जाता है। तो अनुच्छेद 265 बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, यह अनुच्छेद ही कर लगाने की अनुमति देता है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार अपना बजट संसद में और विधानसभा में पारित करवाती है, क्योंकि धन किसका है? जनता का। और जनता उस पर जनता का कंट्रोल करना क्या है? आवश्यक। अब जनता प्रत्यक्ष रूप से तो कंट्रोल करती नहीं, जनता अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करती है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो कंट्रोल करती है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। प्रतिनिधियों की संस्था केंद्र में, प्रतिनिधियों की संस्था केंद्र में संसद हो गई, राज्य में विधानसभा हो गई। वहां पर बजट क्या होता है? पास होता है। तो बजट पास होने के बाद रुपया आता है और रुपया जाता है। तो बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, ये बात आ गई 265। अब 266, जब रुपया पहले में 264 में दोनों के वित्तीय स्रोत डिवाइड किए, 265 में बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं, यानी बजट वगैरह पास करवाया,
266 में संचित निधि है। 266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से आशय क्या है? तो संचित निधि का मतलब कंसोलिडेटेड फंड है। ये कहता है कि केंद्र सरकार की अपनी संचित निधि होती है, राज्य सरकार की अपनी संचित निधि होती है। तो आपको पता है कि केंद्र सरकार में जो पैसा निकलेगा तो वो संचित निधि से जाएगा, राज्य सरकार की अपनी संचित निधि से जाएगा, लेकिन वह भी संसद और विधानसभा की अनुमति के बिना नहीं निकल सकता। संसद और विधानसभा की अनुमति के बिना वो पैसा भी नहीं निकल सकता। अभी हमने बोला बजट में पैसा आएगा, बजट मतलब कोष में पैसा आएगा और कोष से पैसा जाएगा, तो ये पास कहां पर होना चाहिए? तो केंद्र में संसद से और राज्य में विधानसभा से। तो संचित निधि में, संचित निधि के भी मास्टर चाबी जो है वो किसके पास है? तो केंद्र में संसद हो गई, राज्य में विधानसभा हो गई। इसमें पर्टिकुलर हम बात करें तो केंद्र में ये पावर लोकसभा के पास होगी, राज्यसभा में ये पावर, राज्य में पावर विधानसभा के पास होगी। संचित निधि पर पावर उनके पास है। आप इसका उदाहरण देखते हैं, संचित निधि में पावर कैसे लोकसभा और विधानसभा के पास है। बजट में एक विनियोजन विधेयक होता है। तो विनियोजन विधेयक होता है कि कोई भी बजट में मांग प्रस्तुत की जाती है, उस मांग पर बहस के बाद जो संचित निधि से पैसा निकालने की जो अनुमति दी जाती है वो विनियोजन विधेयक के माध्यम से ही दी जाती है। अब विनियोजन विधेयक कहां पर पास होता है? तो संसद में, यानी लोकसभा में पास होता है, और इधर विधानसभा में पास होता है। तो संचित निधि से तभी पैसा निकलता है। तो हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि संचित निधि का मालिक राष्ट्रपति है, तो संचित निधि का मालिक एक्चुअली लोकसभा और कौन सी होगी? विधानसभा, जो उसके माध्यम से ही पैसा निकलता है। 267 में आकस्मिक निधि है। आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास एक आकस्मिक निधि होती है, और उस आकस्मिक निधि का मालिक जो है वो केंद्र में राष्ट्रपति है और राज्य में कौन है? राज्यपाल। तो इस प्रकार से देखिए 264 में उनका वित्तीय स्रोत डिवाइड हुए। 265 में बिना प्रतिनिधित्व कोई कर नहीं होगा, यानी पैसा आएगा नहीं, जनता पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए बजट पास करवाना पड़ता है। 266 में संचित निधि है। संचित निधि में भी लोकसभा और विधानसभा की अनुमति के बिना पैसा निकलेगा नहीं। और 267 में आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि में आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए होगी, और ये किसके पास है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो ये टोटल आपका कॉन्सेप्ट आता है, यहां तक होगी। अब आता है कि पैसा कैसे कैसे डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है, तो एक्चुअली भारत कुछ नहीं है, भारत तो राज्यों से मिलकर ही बना है। तो भारत के पास जो पैसा आएगा, यानी केंद्र सरकार के पास जो पैसा आएगा, वो केंद्र सरकार अपना पैसा राज्यों को ही देगी। लेकिन कैसे कैसे प्रावधान किए गए हैं वो देखिए। तो 268 में कहा गया है कि कुछ कर ऐसे हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार उनको कलेक्ट करती है और राज्य सरकार ही उनको खर्च करती है। 268 क्या कह रहा है? केंद्र सरकार कर लगाती है, राज्य सरकार उनको कलेक्ट करती है और फिर राज्य सरकार ही उनको खर्च करती है। जैसे आपने देखा स्टाम्प शुल्क, कौन सा? स्टाम्प शुल्क। अपन तहसील में कहीं भी जाते हैं तो अपन रजिस्ट्री वगैरह बनाते हैं, तो वहां पे स्टाम्प होता है, तो उस पर लिखा होता है भारत सरकार। तो एक्चुअली स्टाम्प किसका है? केंद्र सरकार का है, लेकिन उसको बेच कौन रहा है? राज्य सरकार। और वो पैसा भी कौन खर्च कर रही है? राज्य सरकार। तो 268 में ऐसे कर हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार उसको कलेक्ट करती है और राज्य सरकार ही उनको खर्च करती है। 269 में ऐसे कर जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही कलेक्ट करती है, लेकिन वो राज्य सरकारों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। कुछ कर 269 में 69 में ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ही तो लगाएगी और केंद्र सरकार ही उनको कलेक्ट करेगी और फिर राज्य सरकार को वो दे देगी। जैसे आपको पता है रेलवे में माल ढुलाई होती है, अगर वायुयान में भी होता है, अभी
जलयान चल रहे हैं तो वहां भी माल ढुलाई होती है, उनमें जो भी पैसा आता है वो कलेक्ट लगा कौन रहा है? केंद्र सरकार। ये सब सिस्टम किसका है? केंद्र का। और फिर उसको कलेक्ट भी कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। लेकिन वो दे देता किसको है? राज्य सरकार को। ये आपका आर्टिकल है 269। अब आता है 270। 270 में आता है ऐसे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा ही कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य उनको बराबर बांट लेते हैं। मतलब बराबर मतलब आपस में बांट लेते हैं। जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स केंद्र लगाता है, केंद्र कलेक्ट करता है और फिर केंद्र और राज्य के बीच में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कर जो कर हैं वो कौन से कर हो गए? 270 में है। केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही कलेक्ट करती है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 271 में है केंद्र सरकार कई बार केंद्र कुछ करों पर शेष लगाती है, शेष उपकर लगाती है, अधिभार लगाती है। जैसे अभी आपका आज का पेपर आपने देखा तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अधिभार लगाया। पेट्रोल डीजल पर क्या लगाया? अधिभार। तो वो कर केंद्र सरकार खुद ही खर्च करती है। तो इस प्रकार से करों का डिवीजन है। 268 में ऐसे कर जो केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार उसको कलेक्ट करती है और राज्य सरकार ही अपने पास रखती है। जैसे मैंने बोला स्टाम्प ड्यूटी वगैरह। दूसरी बात 69 में हमने बताया कि ऐसे कर जो केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही उसको कलेक्ट कर देती है और राज्य सरकारों को दे देती है। जैसे मैंने बोला माल ढुलाई वगैरह के कर। में कुछ कर हमने ऐसे बताए 70 में केंद्र सरकार लगाती है, केंद्र सरकार ही कलेक्ट करती है, लेकिन केंद्र और राज्य में वितरित हो जाता है 70। और 71 में हमने बताया कि केंद्र सरकार कुछ शेष लगाती है, उपकर लगाती है, जिसको केंद्र सरकार खुद ही खर्च करती है। जैसे मैंने आपको बताया आज के पेपर में मतलब उपकर लगाया गया कि पेट्रोल डीजल आदि पर, तो वो केंद्र सरकार। तो 271। तो इस प्रकार से इनके बीच में डिवाइड होता है। तो पहला नंबर है, सबसे पहले तो 264 में केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय स्रोत बताए। 265 में हमने बताया कि बिना प्रतिनिधित्व तो कोई कर नहीं होगा, यानी जनता की प्रतिनिधि संस्था बजट को पास करेगी तभी टैक्स जनता पर लगाया जाएगा। 266 में हमने बताया संचित निधि, यानी कोष है जहां पर पैसा आएगा और जाएगा और उसका मालिक भी केंद्र में लोकसभा है, राज्य में कौन होगी? राज्यसभा। और इधर आपको बताया कि लास्ट में 267 में आकस्मिक निधि है, जो आकस्मिक परिस्थितियों को निपटने के लिए है, उसका मालिक केंद्र में कौन है? राष्ट्रपति, और राज्य में कौन है? राज्यपाल। तो यहां तक तो पैसा आया और जमा हो गया। बाद में 268 से 71 तक पैसा डिवाइड हुआ। 268 में ऐसे कर जो केंद्र लगाती है, राज्य सरकार कलेक्ट करती है और राज्य सरकार अपने पास ही रख लेती है। 269 में हमने बोला केंद्र सरकार के ऐसे कर जो केंद्र लगाती है, केंद्र ही कलेक्ट करती है, लेकिन राज्यों को दे देती है। 270 में के ऐसे कर जो केंद्र लगाती है और केंद्र ही कलेक्ट करती है, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में डिवाइड हो जाता है। और 271 में केंद्र सरकार अपने लिए, खुद के लिए शेष लगाती है। तो ये सब चीजें आपकी बात आती है। तो ये टोटल आपका हुआ इनके बीच में डिवीजन। अब एक बात होती है कि केंद्र सरकार के पास बाद में भी बहुत पैसा आता है। अब पैसा आता है तो वो पैसे का क्या करेगा? तो वो पैसे को राज्यों को डिवाइड करेगा। राज्यों को डिवाइड करेगा। आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो। अपने घर में पिताजी हैं, अब पिताजी के बेटे हैं, तो बेटे हो गए राज्य, केंद्र हो गया पिताजी। अब पिताजी के पास पैसे आते हैं तो पिताजी के पैसे खर्च नहीं होंगे तो वो बेटों को ही देंगे। उसी प्रकार से केंद्र सरकार के पास कुछ और पैसे होते हैं तो वो राज्यों को और देती है। तो वो कैसे देती है वो आप देखिएगा। इसके लिए अनुदान देती है केंद्र सरकार, राज्यों को अनुदान देती है। केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। अनुदान। अब केंद्र सरकार के करों में से राज्यों को कितना हिस्सा मिलना चाहिए और केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए, इसके लिए आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है।
280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। 280 में वित्त आयोग है और 281 में वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अनुदान की व्यवस्था 275 में है कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान का कौन से अनुच्छेद में है, 275। तो मैंने वित्तीय संबंध आपको 264 से 299 या 300 तक बताए, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। 275 में अनुदान है, 280 में वित्त आयोग है। अब मैं आपको एक बार वित्त आयोग भी बताऊंगा। वित्त आयोग क्या है वो देखिए। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र के धन है, केंद्र के धन में राज्यों को किस प्रकार से दिया जाए उसके लिए सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग होता है। तो इसको मैं एक बार सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में लिखा गया कि भारत का संविधान लागू होने के 2 वर्ष पश्चात एक वित्त आयोग का गठन होगा। वित्त आयोग का गठन होगा, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा और फिर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग गठित किया जाएगा। मैंने क्या बोला? भारतीय संविधान के लागू होने के 2 वर्ष पश्चात, तो 2 वर्ष पश्चात 1952 और फिर प्रत्येक 5-5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग गठित होगा। तो पहला वित्त आयोग 1952 में गठित हुआ और फिर उसके 5-5 वर्ष बाद में वित्त आयोग गठित हो रहा है। तो वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति इसको गठित करता है। जो अध्यक्ष होता है वो सार्वजनिक मामलों से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। 4 जो सदस्य होते हैं वो वाणिज्य, वित्त, लेखांकन और विधि से जुड़े होते हैं। 4 एक्सपर्ट होते हैं, वाणिज्य, वित्तीय, लेखांकन और विधि से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से टोटल सदस्य होते हैं 5। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के सिफारिश के लिए गठित किया जाता है। किसके द्वारा गठित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। पहला वित्त आयोग 1952 में गठित किया गया। 1952 में जो वित्त आयोग गठित किया गया था वो 1952 का वित्त आयोग जो था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया। अभी हाल ही में 2015 से 20 तक 2015 से 20 तक जो सिफारिश की है वो 14वां वित्त आयोग है, जिसका अध्यक्ष वाई रेड्डी है। और जो 2020 से 25 तक की सिफारिश करेगा वो 15वां वित्त आयोग है, उसका अध्यक्ष एनके सिंह है। तो अब तक 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। पहला वित्त आयोग 1952 में गठित हुआ जिसका अध्यक्ष केसी नियोगी था। 14वां वित्त आयोग जिसकी सिफारिश 2015 से 20 तक चलेगी उसका अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। और 2015वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं उनकी सिफारिश 2020 से 25 तक चलेगी, वो 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष एनके सिंह है। अब जो वर्तमान तक जो वित्त आयोग की सिफारिश चल रही है वो 14वें वित्त आयोग की चल रही है जिसका अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी। अब मैं बोलूंगा वित्त आयोग की कार्य क्या है, तो देखिएगा। वित्त आयोग का पहला कार्य है केंद्रीय करों, केंद्रीय करों में से प्राप्त राजस्व है। केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व में केंद्र और राज्यों में जो वितरण की सिफारिश करता है। पहला सिफारिश करता है। पहला, केंद्र के पास जो कर आते हैं उन करों में से केंद्र राज्यों को कितना देगा इसकी सिफारिश जो करेगा वो पहला काम है उसका, केंद्रीय वित्त आयोग का पहला काम। जैसे अभी आपने आर्टिकल पढ़ा 270 में क्या लिखा? ऐसे कर जो केंद्र लगाएगा, केंद्र ही उनको कलेक्ट करेगा और फिर केंद्र और राज्य के बीच में बांट दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 270 में केंद्र और राज्य के बीच बांट दिया जाएगा। तो कितना बांट दिया जाएगा यह सिफारिश जो करेगा वो वित्त आयोग करेगा। तो आर्टिकल कौन सा हो गया? 270। अब है दूसरा काम उसका होता है पहला काम हो गया केंद्र के करों में से राज्यों को दिए जाने की सिफारिश। दूसरा काम होता है राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की सिफारिश, जो हमने आर्टिकल कौन सा बताया? 275 में हमने आर्टिकल बताया कि राज्यों को कितना अनुदान दिया जाना चाहिए। और तीसरा जो काम उसका होता है वो होता है कि राष्ट्रपति
वित्तीय मामलों में किसी भी प्रकार का परामर्श उनसे मांग सकता है। तो ये 3 काम होते हैं किसके, वित्त आयोग के। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत गठित है। गठित करने का काम राष्ट्रपति करता है और 281 में वो राष्ट्रपति को ही अपना प्रतिवेदन, लेखांकन और विधि से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से 5 सदस्यीय आयोग है। इसके कार्य मैंने बताए, नंबर 1 कार्य केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व को राज्यों में वितरण की सिफारिश करेगा। दूसरा, राज्यों में को दिए जाने वाले अनुदान की सिफारिश करेगा। तीसरा, जो राष्ट्रपति वित्तीय मामलों में परामर्श मांगता तो उसमें परामर्श करेगा, यानी अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 275 के परिप्रेक्ष्य में परामर्श करेगा। अब मैं बोल रहा हूं, अभी 14वां वित्त आयोग चल रहा है। तो 14वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 14वां वित्त आयोग की रिपोर्ट है 2015 से लेकर के 2020 तक लागू है। वाई वी रेड्डी उसके अध्यक्ष हैं। तो पहला काम है केंद्र सरकार के करों में से राज्यों को कितना दिया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 13वें वित्त आयोग ने कहा कि केंद्र के करों में से राज्यों को 32% दिया जाएगा, 32% दिया जाएगा। लेकिन 14वें वित्त आयोग ने कहा कि इनको 32 की जगह 42% करना चाहिए। 42% करना चाहिए। तो 42% की सिफारिश कौन कर रहा है? 14वां वित्त आयोग कर रहा है। तो भारत सरकार ने उसकी 42 की बात को न मान करके 40 की बात को माना। तो वर्तमान में केंद्र के करों में से राज्यों को 40% पैसा दिया जाता है। दूसरी बात है अनुदान। अनुदान के बारे में उन्होंने बात बताई कि जो अनुदान आप राज्यों को देते हैं तो वो परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाए, जिससे राज्य बेस्ट काम करें। परफॉर्मेंस का मतलब गुड गवर्नेंस के आधार पर दिया जाए कि जो राज्य बेस्ट परफॉर्म करेगा उसके आधार पर उनको ग्रांट दिया जाए। तीसरी बात है, राष्ट्रपति कुछ मामलों में परामर्श मांगता है। तो एक जो 10वें वित्त आयोग से बात आ रही है कि सब पंचायत और नगर पालिका, ये स्थानीय सरकार है और ये तीसरी सरकार है, और इस तीसरी सरकार को राज्य सरकार पैसा उपलब्ध नहीं करवाती। इसलिए आजकल वित्त आयोग ने वहां से ही प्रावधान कर दिया कि पंचायतों को, नगर पालिकाओं को इतना अनुदान राज्य देंगे। इससे तीसरी सरकार डेवलप हो रही है और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आजकल हर गांव में सड़क बन रही है, हर गांव में विकास कार्य हो रहे हैं। तो वो पैसा राज्य के मार्फत न दिया जाकर के केंद्र के द्वारा ही उसमें मतलब डिसाइड कर दिया जाता है। इसलिए तीसरी सरकार भी डेवलप हो रही है। तो ये 3 सिफारिश वित्त आयोग की है। और अभी जो वर्तमान वित्त आयोग है वो 15वें वित्त आयोग है, जिनके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। और एन.के. सिंह मतलब 15वें वित्त आयोग है, और जो अपनी सिफारिश देंगे वो 2021 से लेकर के 25 तक लागू होगी, 2020 से लेकर के 25 तक लागू होगी। तो ये आपके वित्तीय संबंध बताए। तो मैंने आपको बताया केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार के संबंध हैं। 3 प्रकार के संबंध हैं: विधायी संबंध, प्रशासकीय संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध हमने बताए भाग 11 में और अनुच्छेद 245 से 255। प्रशासकीय संबंध हमने बताए भाग 11 में 256 से 263। और वित्तीय संबंध हमने बताए भाग 12 में 264 से लेकर के 300 या 299 तक। और उसमें ही वित्त आयोग के बारे में हमने बात की और वर्तमान वित्त आयोग की सिफारिशों का भी हमने उल्लेख किया। इस प्रकार से हमारा टॉपिक है वो संघवाद के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों की बात भी करता है, और इसलिए इससे टॉपिक जुड़ गया। भारतीय संविधान का टॉपिक एक भारत राज्यों का क्या है, संघ, और उसके बाद उनके आपस में रिलेशन। तो रिलेशन में भाग 11 और 12 ये टॉपिक हमने पूरा आपके सामने क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं।